आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से आए हुए आईआईटी जेईई एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें दिया गया है NiCO4 संकुल में दिया गया है और संकुल में NiCl4 पूरे संकुल पे 2 रेड आयन दिया गया है और संकुल में CONH3 का होल टेट्रा Cl2 दिया गया है और संकुल के बाहर Cl दिया गया है और Na3COF6 दिया गया है, Na2O2 दिया गया है तथा CsO2 दिया गया है। में अनचुंबकीय यौगिकों की कुल संख्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो दिया गया है NiCO का होल टेट्रा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो माना निकिल की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 4 गुणे CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो 4 गुणे 0 हो जाएगा बराबर, इस पूरे संकुल पे कोई भी आवेश नहीं लगा हुआ है तो बराबर 0 हो जाएगा, या यक्स बराबर 0 आ जाएगा। अब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ए हो जाएगा आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है, 3D 4s 4p। तो 18 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे 4s में, तो 20 हो गया और बाकी बचे 8 इलेक्ट्रॉन 3D में रख देंगे और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये पूरा आ गया। अब इसको कक्षकों में भर लेते हैं। तो देखिए ये 3D 8 है, ये 4s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 4p इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3D में टोटल 5 कक्षक होते हैं, 4s में 1 और 4p में 3। तो इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा। अब देखिए NiCO का होल टेट्रा, इसमें CO जो है वह प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, देखिए A 3D है जिसमें 5 कक्षक होंगे और यहाँ 4s और यहाँ पर 4p जिसमें 3 कक्षक होंगे। तो देखिए CO जो है प्रबल लिगेंड है यहाँ पर, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो यहाँ जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा। ठीक, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले में आकर के शिफ्ट हो जाएंगे 3D में। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और 4s में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3D में आकर के शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं। तो देखिए ये तो पूरा भरा हुआ था। ठीक, अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो यह भी पूर्ण रूप से युग्मित हो जाएगा। यहाँ पर 4s कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पूरा शिफ्ट होकर के 3D में चले आएंगे। अब जो खाली कक्षक बच रहे हैं उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म जाकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्रॉस द्वारा व्यक्त कर दिए हैं। तो यहाँ CO रहेगा, CO CO CO। तो देखिए यहाँ लिगेंड एक S कक्षक ले रहा है, 3p कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3 होगा और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए NiCO का होल टेट्रा जो होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए यह कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा जो था वह है NiCl4 पूरे संकुल पे 2 रेड आयन, दूसरा यही था। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे। तो माना Ni की ऑक्सीकरण अवस्था यक्स है, तब यक्स धन 4 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। तो यहाँ ऋण 1 रख देते हैं बराबर ऋण 2। ऋण 2 क्यों रखे हैं? क्योंकि पूरे संकुल पे 2 ऋण आयन है। ठीक, तो ये हो जाएगा यक्स ऋण 4 बराबर ऋण 2, या फिर ये हो जाएगा यक्स बराबर ऋण 2 धन 4, या यक्स बराबर धन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकल गई। अब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, अतः निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करेगा, 3D 4s 4p।
तो 18 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो 20 हो जाएगा, और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं उसको 3d में रख देंगे, तो ये टोटल 28 हो गया, और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब चूंकि निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 आया है, इसलिए Ni धन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो ये होगा आर्गन 3d। अब देखिए धन 2 का मतलब ये हुआ कि निकिल के पास जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब बचेगा 3d 8। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसको कक्षकों में भरेंगे, तो देखिए ये 3d है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 3d कक्षक में टोटल कक्षकों की संख्या 5 होती है। यहाँ पर 4s है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पर 4p है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p में कक्षकों की संख्या 3 होती है। अब इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं इसमें, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, उसके बाद युग्मन होगा, तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब देखिए NiCl4 पूरे संकुल पर 2 ऋणायन में Cl लिगेंड जो है वह दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं वो सभी दुर्बल लिगेंड में आते हैं, ठीक। क्लोरीन भी हाइड्रोजन ग्रुप का ही तत्व है, इसलिए यह दुर्बल लिगेंड होता है। अतः यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तब क्या होगा? तो देखिए ये 3d है जिसमें 5 कक्षक होते हैं, और ये 4s है, ये 4p है जिसमें 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो देखिए यहाँ युग्मन नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि Cl जो है दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी वैसे ही उतर जाएगा यहाँ पर। अब जो खाली कक्षक बच गए हैं उन खाली कक्षकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को भरे जाएंगे। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर क्रॉस द्वारा व्यक्त करें तो देखिए यहाँ Cl रहेगा, यहाँ Cl भरा जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। अब यहाँ देखिए लिगेंड जो है एक यस कक्षक ले रहा है और 3 पी कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3 होगा। और इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए NiCl4 पूरे संकुल पर 2 ऋणायन जो होगा वह कैसा होगा? अनचुंबकीय होगा, ठीक है। तो NiCl4 पूरे संकुल पर 2 ऋणायन, यह कैसा संकुल होगा? अनचुंबकीय होगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो संकुल था वो कैसा प्राप्त हुआ? प्रतिचुंबकीय प्राप्त हुआ, और ए वाला जो संकुल है वो अनुचुंबकीय प्राप्त हुआ, ठीक। अब इसकी बात करेंगे, तो ये दिया है CONH3 का होल टेट्रा Cl2 पूरे संकुल के बाहर Cl है। तो देखिए तीसरा दिया गया है CONH3 का होल टेट्रा Cl2 पूरे संकुल के बाहर Cl है। अब इसको जो है तोड़ लेते हैं, तो जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा CONH3 का होल टेट्रा Cl2 धन Cl ऋण आयन। तो यहाँ Cl ऋण आयन है तो यहाँ पर धन आयन होगा पूरे संकुल पे। तो अब देखिए इस संकुल की बात करेंगे, तो CONH3 का होल टेट्रा Cl2 पूरे संकुल पे धन आयन में CO केंद्रीय धातु परमाणु है, तो माना CO की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 4 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और Cl की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है। तो यहाँ 4 गुणे 0 हो जाएगा, धन 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होती है, और पूरे संकुल पे एक धन आयन लगा हुआ है इसलिए बराबर धन 1 होगा। ये हो जाएगा यक्स ऋण 2 बराबर धन 1, या यक्स बराबर धन 3 हो जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितना आ गया? धन 3 आ गया। अब जो कोबाल्ट है यहाँ पर कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो CO जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है, 3d 4s 4p 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 18 और 2 20 हो गए, और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो 3d में जाएंगे, तो 3d 7 हो गया, 4s 2 हो गया, और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 आया है, इसलिए CO धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा आर्गन
3D 4s4p। अब देखिए धन 3 का मतलब ये होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट से निकल गए हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3D6। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसको कक्षकों में भर लेते हैं, तो देखिए ये 3D6 है, इसमें 5 कक्षक होते हैं, और 4s में एक ही कक्षक होगा, और 4p में 3 कक्षक होंगे। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे हुंड के नियमानुसार, उसके बाद युग्मन होगा। अब देखिए CONH3 का होल टेट्रा, Cl2 पूरे संकुल पे एक धन आयन में NH3 जो होगा वह प्रबल लिगेंड है, और Cl जो होगा वह दुर्बल लिगेंड है। NH3 देखिए यहाँ पर प्रबल लिगेंड की तरह क्यों कार्य करेगा, क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आया है। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 आती है या फिर 3 से अधिक आती है तो वहां पर NH3 प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करता है, और अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 आती है या फिर धन 2 से कम आती है तो वहां पर NH3 दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो यहाँ चूंकि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 आया है, इसलिए यहाँ NH3 जो होगा वह प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा, ठीक। और Cl यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है, जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं वे सभी दुर्बल लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ प्रबल लिगेंड की संख्या 4 है और दुर्बल लिगेंड की संख्या 2 है। तो प्रबल लिगेंड की अधिकता के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो प्रबल लिगेंड की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रबल लिगेंड की अधिकता होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तब देखिए A3D है, 4s है, 4p है, इसमें टोटल 5 कक्षक होंगे। इसमें देखिए NH3 जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और यहाँ वाला इसमें भर दीजिए, तो इनका युग्मन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब जो खाली कक्षक बच गए हैं उन खाली कक्षकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर क्रॉस द्वारा व्यक्त करें तब देखिए यहाँ NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3 यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ Cl और यहाँ पर Cl। तो यहाँ देखिए लिगेंड जो है 2 D कक्षक ले रहा है, एक S कक्षक ले रहा है और 3 P कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण D2sp3 होगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए CONH3 का होल टेट्रा Cl2 और संकुल के बाहर Cl, ये जो होगा वह कैसा होगा, प्रचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए यह जो पूरा संकुल होगा वह कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, और इसका संकरण D2sp3 होगा, ठीक है। NH3 यहाँ पर प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा, क्योंकि कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वह धन 3 आई है, इसलिए NH3 जो है प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला प्राप्त होगा वह कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक। अब चौथे वाले की बात कर लेते हैं। Na3COF6 दिया गया है। चौथा वाला जो दिया गया है Na3COF6, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं तो ये होगा 3Na धन आयन धन COF6 पूरे संकुल पर 3 ऋण आयन होंगे। अब इस पूरे संकुल की बात करते हैं जिस पे आवेश लगा हुआ है। तो देखिए COF6 पूरे संकुल पर 3 ऋण आयन, इसमें CO केंद्रीय धातु परमाणु है, तो माना CO की ऑक्सीकरण अवस्था यक्स है, तब यक्स धन 6 गुणे, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 1 होती है, बराबर पूरे संकुल पर 3 ऋण आयन है, इसलिए बराबर ऋण 3 होगा, या यक्स ऋण 6 बराबर ऋण 3, या यक्स बराबर धन 3 आ जाएगा। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 आ गई। अब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। CO जिसका परमाणु क्रमांक 27 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा आर्गन 3D7 4s2 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब चूंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 आया है तो CO
धन 3 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो ये होगा आर्गन। धन 3 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो ये 3d6 हो जाएगा और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक, अब इसको कक्षकों में भर लेते हैं। तो देखिए ये 3d6 है, 1 2 3 4 5, और ये 4s है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 4p है जिसमें 3 कक्षक हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा हुंड के नियमानुसार। तो यहाँ 6 हो गया, 4s में कोई नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए COF6 पूरे संकुल पर 3 रेड आयन में F जो है वह दुर्बल लिगेंड है। जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व होते हैं वे सभी दुर्बल लिगेंड में आते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, युग्मन नहीं करा पाएगा। तब क्या होगा, देखिए ये 3D है, इसमें 5 कक्षक होते हैं, 4s इसमें 1 कक्षक होंगे, 4p जिसमें 3 कक्षक होंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि F जो है दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं। तो देखिए अब बाकी जो खाली कक्षक हैं उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर क्रॉस द्वारा व्यक्त करें तब यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं 4d, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ F हो जाएगा, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पर यहाँ F और यहाँ F। तो यहाँ लिगेंड जो है एक S कक्षक ले रहा है, 3 P कक्षक ले रहा है और 2 D कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3d2 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए Na3COF6 जो होगा वह अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ F जो होता है वह दुर्बल लिगेंड होता है या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। तो यहाँ देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, इसलिए Na3COF6 जो संकुल होगा वह अनचुंबकीय होगा। ठीक, और इसका संकरण sp3d2 होगा। तो देखिए यह जो प्राप्त हुआ वह कैसा होगा, अनचुंबकीय होगा। अब जो है Na2O3 की बात करेंगे और CsO2 की बात करेंगे। ठीक है, तो अगला जो है वह है Na2O2 जिसे सोडियम परऑक्साइड कहा जाता है। इसमें परऑक्साइड ऑक्सीजन उपस्थित होता है। परऑक्साइड ऑक्सीजन अर्थात O2 जो होगा वह 2 रेड आयन देगा। नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है वह 2 रेड आयन देता है, मगर परऑक्साइड के केस में O2 जो होगा वह 2 रेड आयन देगा। तो Na2O3 सोडियम परऑक्साइड होता है जिसमें परऑक्साइड ऑक्सीजन उपस्थित होता है। परऑक्साइड ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 जो होगा वह 2 रेड आयन देगा। अब यहाँ देखिए Na2O2 जो होता है यह 2 सोडियम आयन देता है और O2 2 रेड आयन होगा। तो अब यहाँ सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11 होता है। अब सोडियम के पास एक धन आयन है। धन आयन का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हुआ किसी दूसरे को दे दिया, तो यहाँ से एक अगर निकाल देंगे तो यहाँ 10 बचेगा। तो यहाँ सोडियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। तो देखिए Na जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यह होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर Na धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब यह होगा, Na धन आयन का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 और 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ देखिए अभी केवल सोडियम की बात हुई है, अभी O2 की बात नहीं हुई है। O2 में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 8। अब यहाँ 2 रेड आयन लगे हुए हैं। 2 रेड आयन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन किसी दूसरे परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा
16 और 2 18 हो जाएंगे। तो यहाँ O2 दो ऋण आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ए जो होता है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा करते हैं। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो देखिए O2 दो ऋण आयन का अणुकक्षक सिद्धांत, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT भी बोलते हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तो देखिए यहाँ पर O2 पर जो दो ऋण आयन उपस्थित हैं, इसका अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो O2 के पास प्रेजेंट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए O2 दो ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा सिग्मा 1s पर दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा स्टार 2s इसमें दो इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से सिग्मा 2pz पर दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में दो इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से पाई स्टार 2py में दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सिग्मा स्टार 1s में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और सिग्मा स्टार 2s में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और सिग्मा 2pz में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी प्रकार से पाई 2px में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पाई 2py में भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पाई स्टार 2px में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पाई स्टार 2py में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 2 6 हो गए, यहाँ 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 और 2 16 और 2 18। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉनों को अणुकक्षक सिद्धांत के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो यहाँ पर कोई भी कक्षक जो है अयुग्मित नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है यहाँ पर। इसलिए Na2O2 जो होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। ठीक है, सभी कक्षकों में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसलिए Na2O2 जो होगा वह प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक, इसी प्रकार से अब हम लोग अगला जो है सीजियम सुपर परऑक्साइड, उसकी बात कर लेते हैं। इसका नाम सीजियम सुपर परऑक्साइड है। इसमें सुपर परऑक्साइड O2 पर एक ही ऋण आयन होता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है वह दो ऋण आयन देता है, मगर सुपर परऑक्साइड के केस में दो ऑक्सीजन अणु जो है केवल एक ही ऋण आयन देते हैं। तो यहाँ ये सुपर परऑक्साइड है। तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए सीजियम सुपर परऑक्साइड है, इसको अगर तोड़ेंगे तो यह CS एक धन आयन देगा और O2 एक ऋण आयन देगा। ठीक, अब यहाँ सीजियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 55 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और इसका अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। यहाँ दो ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 8 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, और एक ऋण आयन है। एक ऋण आयन का मतलब ये हुआ किसी दूसरे परमाणु से यह एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, और इसका परमाणु क्रमांक 55 होता है, और इस पर एक धन आयन लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी दूसरे परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 55 था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो टोटल बचा 54 इलेक्ट्रॉन। तो सीजियम धन आयन के पास 54 इलेक्ट्रॉन होगा और सुपर परऑक्साइड के पास 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो देखिए सीजियम जिसका परमाणु क्रमांक 55 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा
जिनोन जो कि 54 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त करता है, 6s1 होगा। अब Cs पर एक धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह जिनोन। तो यहाँ पर देखिए एक धन आयन लगा हुआ है, एक धन आयन का मतलब यह हुआ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास बचेगा Cs में 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 0 होगी। ठीक है, अब जो सुपर पेरोक्साइड है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तो O2 ऋण आयन का अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तो देखिए O2 ऋण आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होगा सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और इसी प्रकार से पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर O2 के इलेक्ट्रॉनों को अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा कक्षकों में भरते हैं। तो देखिए यहाँ सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से पाई 2py कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2px कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ देखिए केवल 15 ही हुआ है, जबकि कितना होना चाहिए था, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ तक 14 था, 14 और 2 16 हो गया और अगला जो होगा वह पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखिए यहाँ 14 था, 14 और 2 16 हो गया, 16 और 1 17 हो गया, यहाँ पाई स्टार 2py है। ठीक, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, तो यहाँ पर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए सभी कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, मगर जो आखिरी वाला कक्षक है उसमें केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1 है, इसलिए CsO2 जो होगा वह अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, सिग्मा 2s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, सिग्मा 2pz कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इसी प्रकार से पाई 2px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और पाई 2py कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, पाई स्टार 2px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पर पाई स्टार 2py कक्षक में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है, जबकि यहाँ कितने भरे जाने चाहिए थे? 2 भरे जाने चाहिए थे। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, इसलिए CsO2 जो होगा वह कैसा होगा? अनचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरा गया है कक्षकों में। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए CsO2 जो है अनचुंबकीय होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर Na2O2 जो था वह प्रतिचुंबकीय था और CsO2 जो था वह अनुचुंबकीय है। ठीक, तो प्रश्न में पूछा गया था कि अनचुंबकीय यौगिकों की कुल संख्या है, तो एक यौगिक तो यहाँ पर हो गया और एक यौगिक यहाँ पर हो गया और एक यौगिक यहाँ पर हो गया, तो अनचुंबकीय यौगिकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो हमारा बी वाला जो विकल्प होगा वही सही होगा। अनचुंबकीय यौगिकों की कुल संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ NiCO4 जो होगा वह परचुंबकीय होगा, NiCl4 पर 2 ऋण आयन यह अनचुंबकीय होगा और CONH3 का होल टेट्रा Cl2 जो होगा वह परचुंबकीय होगा और A वाला जो संकुल है वह कैसा होगा? अनचुंबकीय होगा और यहाँ पर Na2O2 जो होगा वह परचुंबकीय होगा और CsO2 जो होगा वह अनचुंबकीय होगा। तो अनचुंबकीय यौगिकों की संख्या 3 होगी, तो बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।